Hello dear students, today we are going to discuss our first topic, that is Mughals and their empire, from the chapter named as Kings and Chronicles. In our previous lecture we had discussed the introductory part of this chapter, and today we are going to start topic wise chapter, and we are going to discuss our very first topic, that is Mughals and their empire, and this topic is on page number 225 in your NCERT part 2 book. So the topic name is Mughals and empire. तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो मुगल वर्ड है ना, ये वर्ड आया कहाँ से है। तो मुगल जो वर्ड आया है वो वर्ड आया है मंगोल से। मंगोल्स को ही क्या कहा जाता था, बाद में मुगल्स कहा जाता था। और जब हम मुगल्स की बात करें तो हमारे माइंड में जो एक बात याद आ जाती है, तो वो बात याद आ जाती है कि वो एक ऐसा एम्पायर था जो ग्रैंडर था। ग्रैंडर मतलब बहुत बड़ा एम्पायर था। तो मुगल किंगडम जो था वो बहुत बड़ा किंगडम था, और मुगल का नाम सुनते ही हमें एक बात याद आ जाती है एम्पायर की। बाकी सभी एम्पायर के कंपैरिजन मुगल एम्पायर जो था वो ग्रैंडर एम्पायर था, यानी सबसे बड़ा एम्पायर था। इनका जो एरिया था वो भी बहुत बड़ा था, और इनका जो टाइम पीरियड था वो भी बहुत ज़्यादा था एज कम्पेयर टू अदर्स एम्पायर। तो ये जो मुगल्स थे, इनका जो नाम था मुगल, ये इन्होंने खुद नहीं चूज़ किया था, बल्कि लोगों ने इनको मुगल बुलाना शुरू कर दिया था। तो इनका जो नाम था, यानी ये जो डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, दैट डायनेस्टी नेम इज तिमुरिड्स। तो ये तिमुरिड्स डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जिन्हें बाद में मुगल्स के नाम से जाना जाता था। और तो तिमुरिड्स जो थे वो एक टर्किश रूलर के डिसेंडेंट थे। क्या थे? टर्किश रूलर के डिसेंडेंट थे। डिसेंडेंट मतलब वंशज थे, और उन टर्किश रूलर का नाम था तिमुर। एक बार फिर से बता देती हूँ, जो मुगल एम्पायर थे वो मंगोल्स के नाम से बने थे, यानी मंगोल के नाम से मुगल एम्पायर को डिराइव किया गया था। और जब हमारे माइंड में मुगल की बात आ जाती है तो हमारे माइंड में एक और वर्ड याद आ जाता है, दैट इज ग्रैंडर ऑफ एन एम्पायर, यानी एक बहुत बड़ा एम्पायर, बहुत बड़ा किंगडम, जो ना कि एरिया वाइज बड़ा था बल्कि टाइमिंग वाइज भी ये काफ़ी समय तक राज करके गया था इंडिया में। तो जो मुगल लोग थे वो अपने आप को मुगल नहीं कहते थे, बल्कि इनका जो नाम था वो लोगों के द्वारा दिया गया था। ये जिस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, दैट डायनेस्टी इज तिमुरिड। और तिमुरिड डायनेस्टी जो थी वो एक टर्किश रूलर तिमूर के डिसेंडेंट्स थे। तो हमें ये वेल नोन है कि जो मुगल लोग थे, उनका जो फर्स्ट रूलर था उनका नाम था बाबर। बाबर जो थे वो पहले मुगल एम्परर थे जिन्होंने इंडिया पे राज किया था, यानी जिन्होंने इस कौम को लेकर राज करना स्टार्ट किया था। तो जो बाबर थे, तो इनका जो पेरेंटल यानी फादर पैटर्नल साइड का जो क्या कह सकते हैं फैमिली थी, दैट फैमिली इज टर्किश फैमिली, या जिसे हम तिमुरिद भी कहेंगे। तो ये अपने फादर साहब की तरफ से तिमुरिद डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और मदर की साइड से ये गंगेज खान डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो ये पैटर्नल तिमुरिड डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और मैटरनल गंगेज खान डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। लेकिन जो बाबर थे वो टर्किश लैंग्वेज बोला करते थे। क्या बोला करते थे? टर्किश लैंग्वेज बोला करते थे। और ये मंगोल्स थे, जैसे मैंने पहले भी बताया, और इन्हें बारबेरिक होर्ड्स भी कहा जाता था। अब हम ये बात करेंगे कि बारबेरिक होर्ड्स क्या होता है। तो होर्ड्स मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल। होर्ड्स मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल, और बारबेरिक मीन्स क्रूअल। क्रूअल का मतलब जिसको किसी पे दया नहीं आती, या हम कह सकते हैं पत्थर दिल इंसान, या जिसके अंदर कोई फीलिंग्स वगैरह नहीं होती, तो उसे हम क्या कहेंगे? बारबेरिक। तो ऐसा कहा जाता था कि जो मुगल एम्पायर थे वो मंगोल्स थे, मंगोल से बने थे ये लोग, और ये बारबेरिक होर्ड्स थे, मतलब इनका जो ग्रुप था वो काफ़ी क्रूअल था।
अगर हम बात करें अकबर की, जो मुग़ल एम्पायर से बिलोंग करते हैं, हमने कहानी भी सुनी है, जो उनका बेटा सलीम था, तो उनकी जो लवर थी, लवर नहीं सॉरी बिलव्ड थी, प्रेमिका थी अनारकली, तो उन्होंने उनके लव रिलेशनशिप को नहीं समझा था और अनारकली को दीवार के पीछे चुनवा दिया गया था और उसकी डेथ करवा दी गई थी। तो ये स्टोरी मतलब हम इससे भी कह सकते हैं, इससे भी याद रख सकते हैं कि जो मुगल्स थे वो क्या थे, बार्बरिक हॉर्स थे, यानी क्रूअल काइंड पर्सन। ठीक, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मुगल्स एम्पायर का नाम आते ही हमें दो बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट इज ग्रैंडियर ऑफ एन एम्पायर, यानी ये बहुत बड़ा एम्पायर था, एंड सेकेंड इज कि ये जो एम्पायर था इसे बार्बरिक हॉर्स कहा जाता था, यानी क्रूअल काइंड का ग्रुप था ये, जो किसी पे दया नहीं करता था। और अब हम बात करेंगे कि ये जो टर्किश लोग थे, यानी टिमुरिड डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, टर्किश रूलर थे ये, तो इनका जो नाम था वो मुगल्स कैसे पड़ा, तो इनका जो नाम था वो नाम दिया गया था यूरोपियंस के द्वारा। तो 16th सेंचुरी के दौरान, यानी ड्यूरिंग 16th सेंचुरी, यूरोपियंस ने इनके लिए जो टर्म यूज की थी दैट इज मुगल्स। तो यूरोपियंस की तरफ से मुगल वो लोग हुआ करते थे जो उस टाइम पे इंडिया पे रूल किया करते थे, यानी इंडियन रूलर को उस टाइम पे क्या कहा जाता था, मुगल्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था, रूलर कहा जाता था। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेंगे, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से बता दूं, इस चैप्टर में से 8 मार्क्स का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जरूर आएगा, एंड डेफिनेटली एश्योरिटी है ये कि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी चैप्टर है ये। सो हमने यहाँ से हमारा 8 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी प्रिपेयर करना है और अपने एमसीक्यू को भी क्रैक करना है। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चंस निकल जाते हैं, जैसे ग्रैंडियर ऑफ एम्पायर, ये कौन सी डायनेस्टी से भी बिलोंग करते थे, मैटरनल और पैटर्नल डायनेस्टीज इनकी कौन सी थी, इन्हें कौन से काइंड का ग्रुप कहा जाता था, दैट इज बार्बरिक ग्रुप्स, और इनको मुगल वर्ड जो था वो किसने दिया था, यूरोपियंस ने दिया था। क्यों? क्योंकि 16th सेंचुरी के दौरान यूरोपियंस ने ऐसे रूलर्स को मुगल्स कहा था जो इंडिया पे उस टाइम पर राज कर रहे थे। आपने वो कहानी सुनी होगी द जंगल बुक वाली, आपने वो गाना भी सुना होगा, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, दैट इज मोगली। तो ये जो मोगली वर्ड यूज किया गया था, वो वर्ड भी क्या था, मुगल वर्ड था, यानी मुगल लैंग्वेज का वर्ड था, मोगली लैंग्वेज का वर्ड था। और ये जो जंगल बुक है, ये बुक है रडियार्ड किपलिंग्स की। देख रहे हो? इनकी एक बुक आई थी जिनका नाम था जंगल बुक, और उसमें एक कैरेक्टर था मोगली। तो ये जो मोगली वर्ड है ये भी क्या था, एक मुगल वर्ड है, यानी मुगल लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये जो एम्पायर था वो इतना बड़ा कैसे होगा, या ये कैसे एस्टेब्लिश हुआ, इसकी हम कहानी के बारे में जानते हैं। तो ये जो एम्पायर था ना, आपको पता ही है कि उस टाइम पे जो एम्पायर का एक्सपेंशन हुआ करता था वो कैसे हुआ करता था, किंग जो थे वो वॉर किया करते थे दूसरी स्टेट्स के साथ, और उनके राजाओं को हरा कर या हार कर जो उनके अंडर एरिया होता था एक दूसरे से छीन लिया करते थे। तो उनका जो ऐसे एम्पायर था वो एक्सपेंड हो जाया करता था। हमने ये बात पहले भी कई बार की है। तो मुग़ल एम्पायर जो था वो भी ऐसे ही एक्सपेंशन में चला गया था। कैसे कि जो इनके रूलर हुआ करते थे ये क्या किया करते थे, वॉर्स किया करते थे, और ये लगभग जीता करते थे, और उस हिसाब से इन्होंने क्या कर लिया, वहाँ पे उस एरिया पे कब्जा कर लिया, और इनका जो एम्पायर था वो एक्सपेंड हो गया था। और साथ ही साथ एक तरीका तो ये हो गया, और सेकंड जो ये था कि वहाँ पे जो लोकल रूलर्स हुआ करते थे, जिन्हें हम लोकल चिफ्टियंस कहा करते हैं, उनके साथ ये लोग क्या कर लेते थे, अलायंसेस कर लेते थे, यानी संधियां कर लेते थे, उनके साथ रिलेशनशिप बना लेते थे, उनके साथ जुड़ जाते थे, और फिर उस एरिया को अपने अंडर ले लिया करते थे। तो इस तरह से जो मुगल एम्पायर था वो एक्सपेंड होने लगा था। तो हम बात करेंगे कि ये फाउंड कैसे हुआ था। तो ये जो इनके जो फर्स्ट रूलर थे दैट इज बाबर। तो जो बाबर थे उनका नाम था, पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन बाबर। क्या नाम था? ज़हीरुद्दीन बाबर।
तो क्या हुआ था, ये एक बार सेंट्रल एशिया का एक कह सकते हैं हम कंट्री हुआ करती थी, दैट इज कंट्री है दैट इज फरगाना में। वहाँ उस टाइम पे राज कर रहे थे उज़्बेक। कौन कर रहे थे? उज़्बेक। ये एक तरह की डायनेस्टी है। क्या है? डायनेस्टी है। वो उस टाइम पे क्या कर रहे थे? राज कर रहे थे। इन्होंने क्या करा था, बाबर को वहाँ से भगा दिया था। कोई रीज़न था या कोई इनकी कोई आपस में वॉर वगैरह हो गया था, तो उन्होंने बाबर को क्या कर दिया था, वहाँ से भगा दिया था। और फिर बाबर ने अपने आप को फर्स्ट टाइम कहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिया था, इन्होंने अपनी जगह कहाँ बना ली थी? काबुल में, यानी अफगानिस्तान के एक एरिया में, काबुल में। तो इन्होंने काबुल में रहकर अपनी एक एम्पायर बना लिया था और फिर धीरे धीरे इन्होंने अपना उस एम्पायर का एक्सपेंशन शुरू करा था। तो 1526 में ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंडर आ गए थे। और आने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया था, या तो लोकल चिफ्टन से अलायंसेस कर लिए थे या वॉर करके उस एरिया को जीत लिया था। तो इस तरह से इन्होंने क्या कर लिया था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कुछ टेरिटरीज पे अपना कब्जा करना शुरू कर लिया था। क्यों शुरू कर लिया था? इसके दो रीजन थे। एक तो इनकी जो फैमिली थी, उनकी जो रिसोर्सेज की नीड थी उसको सेटिस्फाइड करने के लिए, उस रिसोर्सेज की नीड को फुलफिल करने के लिए इनको क्या करना पड़ा था, एक्सपेंशन करना पड़ा था। और दूसरा कि ये क्या करना चाहते थे, अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहते थे। तो इस वजह से इन्होंने काबुल से इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कुछ टेरिटरीज में एंटर करना स्टार्ट कर दिया था। फिर ज़हीरुद्दीन बाबर के बाद इनके सक्सेसर हुए, यानी उसके बाद जिन्होंने, इनके बेटे ने इनकी गद्दी संभाली, उनका नाम था नज़ीरुद्दीन हुमायूं। जैसे हमने इनका सीक्वेंस अपने इंट्रोडक्टरी बाद में कर ही लिया था कि सबसे पहले बाबर आए थे, फिर हुमायूं आए थे। तो इनका जो टाइम पीरियड था दैट इज़ 1530 to 40। एक बार इन्होंने 1530 to 40 यानी 10 ईयर्स के लिए राज किया था। और फिर इन्होंने 1555 to 56 के टाइम पीरियड में भी क्या किया था, राज किया था। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कैसे इन्होंने एक गैप दे दिया था, यानी ये कैसे इनका जो रूल था वो ख़त्म हो गया था, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे इनके फादर की बात करें तो इन्होंने 1526 में अपना राज करना स्टार्ट कर दिया था। तो 30 में इनके सक्सेसर आ गए थे हुमायूं। तो इन्होंने क्या किया था, अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया, यानी इन्होंने भी एम्पायर को एक्सपेंड किया था। लेकिन एक ऐसा टाइम पीरियड आया था कि अफगान में ना उस टाइम पे शेर शाह सूरी नाम के जो रूलर थे वो राज कर रहे थे। तो अफगान के एक रूलर हुआ करते थे शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी और नज़रुद्दीन हुमायूं में आपस में वॉर हो गया था और जो शेर शाह सूरी थे वो जीत गए थे। तो इस तरह से नज़रुद्दीन का जो रूल था वो ख़त्म हो गया था 40 में। और फिर क्या हुआ था, फिर 55 में तो नज़रुद्दीन हुमायूं को वहाँ से भागना पड़ा था और उन्हें पनाह लेनी पड़ी सफ़ाविद रूलर ऑफ ईरान। यानी वो किसके साथ रहने लग गए थे, सफ़ाविद रूलर, जो कि उस टाइम पे ईरान के रूलर थे, उनके पास उनको रहना पड़ा था। और 1555 में इन्होंने फिर एक वॉर किया था जो शेरशाह सूरी के साथ था। और उस वॉर में कौन जीत गए थे, हुमायूं जीत गए थे। और उस वजह से इनकी जो रूलिंग पावर थी वो वापस आ गई थी। और फिर एक साल के बाद हुमायूं की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो फिर उनके जो सक्सेसर आए थे जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उनका नाम था जलालुद्दीन अकबर। तो हम यहाँ बात करेंगे अकबर की। तो इनके बाद कौन आ गए थे, जलालुद्दीन अकबर। तो अकबर बहुत ही ग्रेटेस्ट एम्परर माने जाते थे। इनका जो टाइम पीरियड था वो बहुत बड़ा टाइम पीरियड था रूलिंग का, दैट इज़ 1556 to 1605। ये बहुत ही बड़े एम्परर थे, यानी ग्रेटेस्ट एम्परर थे। इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपेंड ही नहीं किया बल्कि कंसोलिडेट भी किया एम्पायर को। एक्सपेंड के साथ उसे स्ट्रॉन्ग भी बनाया और उसे रिचेस्ट भी बनाया और सबसे बड़ा एम्पायर भी बनाया। यानी इस मुग़ल एम्पायर को जो अचीवमेंट हासिल हुई थी, स्ट्रॉन्गेस्ट की, रिचेस्ट की, लार्जेस्ट की, वो अचीवमेंट हासिल हुई थी जलालुद्दीन अकबर के टाइम पीरियड में। यानी जो इससे पहले भी जो रूलर थे उन्होंने भी एक्सपेंशन किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंशन किया गया था
वो जलालुद्दीन अकबर के द्वारा एक्सपेंशन किया गया था। तो अकबर ने क्या किया था, हिंदू कुश माउंटेन्स का जो एरिया था उस पर भी अपनी रूलिंग शुरू कर दी थी। हिंदू कुश माउंटेन्स, इस एरिया पे भी उन्होंने अपनी रूलिंग शुरू कर दी थी। और इन्होंने और भी एक काम किया था, एक तो इन्होंने उज़्बेक्स डायनेस्टी को एंटर नहीं करने दिया था, और साथ ही साथ जो सफ़ाविद रूलर्स थे ईरान के, इन दोनों तरह की डायनेस्टीज़ को इन्होंने इंडिया में एंटर नहीं करने दिया था। तो बहुत ही बड़े और बहुत ही फेयर क्या कह सकते हैं हम, एम्परर ये रहे थे। और सबसे एक और ख़ास बात भी ये है कि इन्होंने अपनी प्रजा के बारे में सोचा, हर तरह के रिलीजन को इन्होंने रिस्पेक्ट भी की थी। तो अकबर के बाद जो आए वो आए शाहजहाँ। शाहजहाँ का जो टाइम पीरियड था दैट इज 1628 to 58, और उनके बाद आए औरंगजेब। औरंगजेब का जो रूलिंग पावर था, टाइम था, दैट इज 1658 to 1707। तो इन सभी ने क्या किया था, अपने एक्सपेंशन को अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने का काम किया था। जैसे चाहे बाबर हों, चाहे हुमायूं हों, चाहे अकबर हों, चाहे शाहजहाँ हो, तो इन्होंने एक्सपेंड किया था। लेकिन औरंगजेब की वजह से क्या हुआ था, ये जो एम्पायर था वो ख़त्म हो गया था। औरंगजेब जो थे वो इतने स्ट्रॉन्गेस्ट एम्परर नहीं थे। तो औरंगजेब के बाद ये जो डायनेस्टी थी वो काफ़ी वीक पड़ गई थी। अब हम बात करेंगे इस डायनेस्टी ने क्या क्या ऐसे काम किए थे। तो 16 और 17 सेंचुरी में इस एम्पायर ने राज किया था, और इनका जो इंपीरियल स्ट्रक्चर था वो भी स्ट्रॉन्ग था। तो इन्होंने काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज अपनाई थी। जैसे टैक्सेशन पॉलिसी, लैंड ग्रांट पॉलिसी, और इनका जो कोर्ट था वो भी मतलब सारी एक्टिविटीज इनके कोर्ट में होते थे, और काफ़ी इम्पोर्टेंट पावर जो होती थी वो कोर्ट में विजिबल की जाती थी। इन्होंने पॉलिटिकल अलायंसेस भी किए थे, और इनका जो स्टेटस और हायरार्की है वो भी डिफाइन किया गया था। तो इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो था दो बेसिस पे। एक तो मिलिट्री पावर, इनकी जो मिलिट्री पावर थी वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और दूसरा ये हर तरह के ट्रेडिशंस को क्या करते थे, रिस्पेक्ट देते थे। तो इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, या हम कह सकते हैं बहुत रिस्पेक्टफुल था, जिसकी वजह से ये जो एम्पायर था काफ़ी लंबे समय तक रूल कर पाया था। उसका रीज़न था कि इनकी एक तो मिलिट्री पावर क्या थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। मतलब अगर कोई इन्वेडर आ रहा है या कोई और रूलर इनके एम्पायर को छीनना चाहता है, तो इनकी मिलिट्री इतनी स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी कि वो उन्हें ईजिली हरा देती थी। और दूसरा, लोगों के मन में मुग़ल एम्पायर के लिए काफ़ी रिस्पेक्टफुल इमेज है। क्यों? क्योंकि इन्होंने हर तरह के ट्रेडिशंस को क्या किया, रिस्पेक्ट दी। 1707 के बाद औरंगजेब की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। और ये जो डायनेस्टी थी वो थोड़ी वीक पड़ गई थी। और उनके बाद जो दिल्ली का एरिया था, दिल्ली और लाहौर जैसी जो एरिया थे जो पहले इनके अंडर आया करते थे, इन्होंने कंट्रोल किया रहेगा। और जो इनकी मेन कैपिटल्स मानी जाती थी इनके एम्पायर की, अब वो किसके हाथों में आ गई थी, रीजनल पावर में आ गई थी। यानी वहाँ के रीजनल रूलर्स जो थे उन्होंने इनके ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। तो इस वजह से जो था वो क्या कहते हैं, वीक पड़ता जा रहा था ये एम्पायर। और जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था, तो ये पूरा का पूरा जो एम्पायर था या पूरा का पूरा जो एरिया था वो मुगल से छीन लिया गया था। मुगल्स ने इनको लॉस्ट कर दिया था, और उसके बदले कौन आ गए थे, ब्रिटिश आ गए थे। तो इस तरह से मुगल एम्पायर जो था वो डिमिनिश्ड हो गया था, या हम कह सकते हैं ख़त्म हो गया था। तो जो लास्ट इनके रूलर थे वो थे बहादुर शाह जफर टू, बहादुर शाह जफर टू।
तो इनके राज में ये जो मुग़ल एम्पायर था वो टोटली डिमिनिश्ड हो गया था। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक था जिसमें हमने मुग़ल एम्पायर के रूलर्स और मुग़ल एम्पायर के नेम और ये सारा कुछ बातें की। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। इफ़ यू हैव एनी डाउट regarding this topic, please let me know. Otherwise, don't forget to do your work timely and don't forget to pray for everyone. See you in next video with new topic. Till then, take care. Thank you.